जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIE 141 चीन का इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, अगर आप लोग गैस पेपर क्लास को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका ये पेपर जो है 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप गैस पेपर परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। इस वेबसाइट पे आपको जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गैस पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको जिस भी पेपर कोड का गैस पेपर डाउनलोड करना है सिंपली उसको यहाँ पे सर्च करेंगे BHIE 141। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में गैस पेपर आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, 19वीं सदी में पूर्व चीन के शेष विश्व के साथ संबंध पर चर्चा कीजिए। यानी 19वीं सदी में पूर्व चीन के जो है शेष विश्व के साथ संबंध कैसे थे उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। 19वीं सदी चीन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही। इस समय चीन पर चिंग वंश का शासन था। सदी की शुरुआत में चीन एशिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सभ्यता माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति कमजोर होने लगी। इस अवधि में चीन के शेष विश्व यानी कि विशेषकर यूरोप, अमेरिका और पड़ोसी एशियाई देशों के साथ संबंधों में बड़े बदलाव आए। यानी 19वीं सदी में जो है चीन के विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका और पड़ोसी एशियाई देशों के साथ संबंध कैसे थे उसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्यापारिक संबंध और अफीम व्यापार। 19वीं सदी की शुरुआत तक चीन दुनिया में बहुत सीमित व्यापार करता था। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है और उसे बाहरी देशों से बहुत जरूरत नहीं है। चीन मुख्य रूप से चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों को बेचता था, लेकिन चीन यूरोप से कुछ खास खरीदता नहीं था। यूरोपीय देशों के लिए यह व्यापार संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए इंग्लैंड ने भारत से चीन में अफीम भेजना शुरू किया। अफीम का व्यापार अवैध था पर बहुत तेजी से फैलने लगा। इससे चीन की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों प्रभावित हुए। जब चीन ने इस व्यापार को रोकने की कोशिश की तो इंग्लैंड ने युद्ध छेड़ दिया। यानी चीन 19वीं सदी में सोचता था कि उसके पास सारी चीजें हैं, वो अन्य यूरोपीय देशों को चीजें बेचता था लेकिन उनमें से खरीदता नहीं था। इससे होता क्या था, इससे जो है व्यापार संतुलन में नहीं होता था। इसलिए इंग्लैंड ने दिमाग लगाया और भारत से चीन में अफीम भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अफीम का व्यापार कैसा था, अवैध व्यापार था। ये बहुत तेजी से फैलने लगा। इससे चीन की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों प्रभावित हुए। अब चीन ने इस व्यापार को रोकने की कोशिश की तो इंग्लैंड ने उसके जो बीच युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है अफीम युद्ध और पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप। यानी 19वीं सदी में चीन और इंग्लैंड के बीच दो बड़े अफीम युद्ध हुए। पहला अफीम युद्ध जो है 1839 से 1842 के बीच हुआ था और दूसरा अफीम युद्ध जो है 1856 से 1860 के बीच में हुआ था। इन युद्धों में चीन हार गया। हारने के बाद चीन को कई असमान संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े। इन संधियों के तहत विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह खोले गए। हांगकांग द्वीप इंग्लैंड को दे दिया गया। विदेशी नागरिकों को चीन में विशेष अधिकार मिलने लगे।
चीन को भारी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में चुकानी पड़ी। इन संधियों ने चीन की संप्रभुता को कमजोर कर दिया और पश्चिमी शक्तियों का दबदबा बढ़ा दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है चीन में मिशनरियों का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? मिशनरियों का आगमन हुआ। 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में ईसाई मिशनरी बड़ी संख्या में चीन आए। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म परिवर्तन का काम करते थे। इससे चीन में पश्चिमी विचारों और विज्ञान का धीरे धीरे प्रसार तो हुआ, लेकिन कई बार सामाजिक तनाव भी पैदा हुआ। कई चीनी लोग मिशनरियों को पश्चिमी हस्तक्षेप का हिस्सा मानते थे। इसके बाद पड़ोसी देशों के साथ संबंध। चीन लंबे समय से एशिया का प्रमुख शक्ति केंद्र था और कई पड़ोसी देशों को चीन को अपने केंद्र के रूप में देखते थे, लेकिन 19वीं सदी में यह स्थिति बदलने लगी थी। यानी कई जो पड़ोसी देश थे वो चीन को क्या करते थे? चीन को अपने केंद्र के रूप में देखते थे, लेकिन 19वीं सदी में यह स्थिति जो है बदलने लगी थी। जापान ने तेजी से आधुनिकीकरण शुरू कर दिया और बाद में चीन को युद्ध में भी हरा दिया। कोरिया, वियतनाम और तिब्बत जैसे क्षेत्र पर भी चीन की पकड़ कमजोर होती गई। चीन एशिया में अपना प्रभाव खोने लगा और नई शक्तियां वहां पर उभरने लगी थी। इसके बाद चीन में क्या हुआ? इसके बाद चीन में जो है विद्रोह और आंतरिक कमजोरी भी देखने को मिली। पश्चिमी देशों के दबाव और आंतरिक समस्याओं ने चीन को भीतर से भी कमजोर कर दिया था। ताइपिंग विद्रोह हुआ जो 1850 से 1864 तक चला था। यह इतिहास में सबसे बड़ा गृह युद्ध माना जाता है। इसके बाद बक्सर का विद्रोह हुआ। विदेशी प्रभाव के खिलाफ चीनी लोगों का यह आंदोलन था। इन विद्रोहों को दबाने में विदेशी सेनाओं ने भी हस्तक्षेप किया, जिससे चीन की कमजोरी और बढ़ गई। इसके बाद आधुनिकीकरण की कोशिशें। स्वशक्ति आंदोलन यानी पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव को देखकर चीन ने सैन्य और तकनीकी विकास के लिए सुधार शुरू किए। नई सैन्य तकनीकें अपनाना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली अपनाना, उद्योगों का विकास करना। लेकिन ये सुधार पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए क्योंकि चिंग शासन भ्रष्ट और कमजोर था। 19वीं सदी में जो है पूर्व चीन विदेशी देश के साथ उसके संबंध कैसे थे? शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में क्या था? 19वीं सदी में जो है चीन है क्या करता था? पश्चिम देशों को अपनी सामान बेचता था, लेकिन उनसे कोई सामान नहीं खरीदता था। इससे क्या होता था? इससे जो है व्यापार संतुलन में नहीं होता था। इसलिए इंग्लैंड ने दिमाग लगाया और भारत से चीन में अफीम भेजना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे जो है चीन का व्यापार कमजोर हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी। जब चीन ने इस व्यापार को रोकने की कोशिश की तो उसने जो है इंग्लैंड ने चीन के साथ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद जो है चीन का इंग्लैंड के साथ दो बार युद्ध हुआ। पहला अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 के बीच में हुआ और दूसरा अफीम युद्ध जो आपका 1856 से 1860 के बीच में चला। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है चीन में मिशनरियों का आगमन हुआ। पड़ोसी देशों के साथ उसके जो है संबंध भी कमजोर होने लगे थे। विद्रोह और आंतरिक कमजोरी भी जो चीन में है, विद्रोह और जो आंतरिक कमजोरी भी देखने को मिलती है। इसके बाद है आधुनिकीकरण की कोशिशें यानी स्वशक्ति आंदोलन। ये आंदोलन पूर्ण रूप से काम नहीं किया क्योंकि वहां के जो शासक थे, चिंग शासक, वो भ्रष्ट और कमजोर था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। 19वीं सदी चीन और शेष विश्व के रिश्तों का मोड़ साबित हुई। पहले चीन खुद को दुनिया से अलग रखता था, लेकिन बाद में पश्चिमी देशों के दबाव और युद्धों के कारण उसे मजबूरन दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। इस सदी के दौरान चीन की शक्ति घटती गई जबकि पश्चिमी और जापानी प्रभाव बढ़ता गया। यह दौर चीन के अर्ध औपनिवेशिक इतिहास की शुरुआत माना जाता है। इधर जो है चीन कमजोर हो रहा था, उधर जापान और जो है पश्चिमी देश ऊंचाइयों को छू रहे थे। यानी वो लोग क्या कर रहे थे? अपना जो है प्रभाव चीन पर बना रहे थे। इस प्रकार 19वीं सदी ने चीन को मजबूर किया कि वह बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को समझे और आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ताइपिंग विद्रोह विफल क्यों हुआ? चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? यानी जो ताइपिंग विद्रोह था वो विफल क्यों पड़ा और उस पर जो है चीन का क्या प्रभाव पड़ा? ताइपिंग विद्रोह चीन के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे रक्त रंजित गृह युद्ध था। इसका नेतृत्व होंग सुचान नामक व्यक्ति ने किया था, जो खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई मानता था। उसने किंग
चिंग साम्राज्य को गिराकर ताइपिंग स्वर्गीय राज्य स्थापित करने का सपना देखा। हालांकि शुरुआत में यह आंदोलन बहुत तेजी से फैला, लेकिन अंत में बुरी तरह यह विफल हो गया था। तो ताइपिंग विद्रोह के विफल होने के प्रमुख कारण क्या थे? पहला कारण था नेतृत्व की कमजोरी और अंतर्गत संपर्क, यानी होंग सुचान धार्मिक नेता थे और सैन्य नेतृत्व में कमजोर थे। वो धार्मिक नेता तो थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व में वो कमजोर थे। उसके साथी नेताओं यानी कि योंग सोजिंग, वेई चांगुई और सी दाकाई के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ गया। कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी गई। सेना और प्रशासन में आपसी अविश्वास बढ़ा। यह आंतरिक कलह ने आंदोलन को बहुत कमजोर कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी कमी थी वो थी प्रशासनिक अनुभव की कमी। ताइपिंग शासन ने नानजिंग को राजधानी बनाकर नया प्रशासन तो बना लिया, लेकिन कर वसूली, न्याय व्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन जैसी चीजों में अनुभव की कमी थी। भूमि सुधार और समानता की घोषणाएं व्यवहार में लागू नहीं हो सकी। इससे स्थानीय जनता का विश्वास कम होने लगा। इसके बाद तीसरी कमी हुई कठोर धार्मिक और सामाजिक नियम। ताइपिंग सेना ने कई ऐसे नियम लागू किए जिन्हें जनता पसंद नहीं करती थी, जैसे शराब, तंबाकू और जुए पर प्रतिबंध, पुरुष महिला का कड़ा अलगाव, पारंपरिक रीति रिवाजों का विरोध। ये कदम आम लोगों को रिसा देने लगे, जिससे आंदोलन का जन समर्थन घटा। देखिए, आंदोलन तभी सफल हो पाएगा जब जनता का समर्थन होगा। क्या होगा? जब जनता का समर्थन होगा तभी आंदोलन सफल हो सकता है। तो यहां पर जो भी इस आंदोलन के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने क्या किए? कड़े कानून बनाए, जिससे क्या हुआ? जिससे वह उससे जनता अलग होने लगी और आंदोलन जो है कमजोर होने लगा। विदेशी शक्तियों का समर्थन किंग सरकार को मिलना। शुरुआत में ये पश्चिमी देशों ने ताइपिंग आंदोलन को दिलचस्पी से देखा, पर बाद में उन्हें लगा कि ताइपिंग लोग व्यापार और कूटनीति नहीं समझते हैं। उनकी धार्मिक कट्टरता से अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने किंग सरकार का समर्थन किया। आधुनिक हथियार, सैन्य ट्रेनिंग, एवर विक्टोरियस आर्मी जैसी प्रशिक्षित टुकड़ियां ने ताइपिंग सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पांचवी कमी क्या हुई? किंग साम्राज्य की सैन्य रणनीति का मजबूत होना। किंग सरकार ने स्थानीय सेना प्रणाली यानी कि योंग इंग विकसित की, जिसका नेतृत्व जेंग वोफान और उसके सहयोगियों से जैसे ली होंग जांग ने की। ये सेनाएं अनुशासनबद्ध थीं, प्रशिक्षित थीं, बेहतर साज सामान वाली थीं। जेंग वोफान ने हुनान सेना ने ताइपिंग आंदोलन को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। इसके बाद ताइपिंग सेना की अत्यधिक हिंसा। ताइपिंग विद्रोह जितना बड़ा होता गया उतना ही हिंसक भी हो गया। गांव और शहर नष्ट किए जाते थे। आम नागरिकों पर भी अत्याचार होता था। लोग जो शुरुआत में किंग सरकार से नाराज होकर ताइपिंगों को साथ दे रहे थे, धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे थे। क्योंकि इसमें हो क्या रहा था, जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ रहा था वैसे वैसे इसमें हिंसा भी बढ़ रही थी। इससे क्या होता था? इससे आम जनता पर जो है, आम नागरिक पर अत्याचार हो रहा था। इसलिए जो भी इसमें जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे उससे अलग होने लगे थे। चीन पर ताइपिंग विद्रोह के मुख्य प्रभाव क्या पड़े? तो जनसंख्या में भारी हानि हुई। यह विद्रोह लगभग 14 वर्षों तक चला और इतिहास के सबसे भीषण गृह युद्धों में गिना जाता है। अनुमान है कि 2 से 3 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। देश की सबसे बड़ी आबादी कम हो गई और खेत खलियान उजड़ गए थे। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था की यहां पर पूरी तरह से तबाही हो चुकी थी। लंबे युद्धों ने कृषि उत्पादन, व्यापार, परिवहन सब कुछ नष्ट कर दिया था। पूरे दक्षिणी चीन में गांव, शहर, जिले, नदियां और नहरों का प्रबंधन बिगड़ गया, जिससे अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? किंग साम्राज्य यहां पर कमजोर हो चुका था। हालांकि किंग सरकार की जीत हुई, लेकिन युद्ध की लागत, प्रशासनिक गिरावट, भ्रष्टाचार के कारण वह पहले से भी कमजोर हो गई थी। इससे आगे चलकर चीन में विद्रोह और विदेशी हस्तक्षेप के रास्ते खुल गए थे। इसके बाद स्थानीय नेताओं की शक्ति बढ़ना। युद्ध के दौरान प्रदेशों की स्थानीय सेनाएं बहुत मजबूत हो गईं। जेंग गुओफॉन, ली होंगजोंग
जैसे नेता राष्ट्रीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली बन गए। किंग सरकार इन प्रांतीय नेताओं पर निर्भर हो गई, जिससे केंद्रीय नियंत्रण कम हो गया था। इसके बाद आधुनिकीकरण की यहाँ पर शुरुआत हुई। ताइपिंग विद्रोह ने किंग सरकार को एहसास कराया कि चीन को आधुनिक हथियारों, कारखानों और वैज्ञानिक तकनीक की जरूरत है। इसी कारण बाद में जो है स्व सुदृढ़ीकरण आंदोलन यानी कि सेल्फ स्ट्रेंथिंग मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें पश्चिम तकनीकी अपनाने के प्रयास किए गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो ताइपिंग विद्रोह का उद्देश्य भले ही समाज में समानता और न्याय लाना था, लेकिन कमजोर नेतृत्व, धार्मिक कट्टरता, प्रशासनिक अनुभव की कमी, किंग सरकार और विदेशी शक्तियों के संयुक्त प्रतिरोध के कारण यह आंदोलन विफल हो गया। इसके प्रभाव अत्यंत गहरे थे। जनसंख्या का विनाश हुआ, आर्थिक बर्बादी हुई, किंग साम्राज्य कमजोर हुआ और चीन में आधुनिकीकरण की धीमी शुरुआत हुई। यह विद्रोह चीन के इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने देश के आगे की राजनीतिक दिशा को काफी प्रभावित किया। तो यहां पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि ताइपिंग विद्रोह विफल क्यों हुआ। तो हमने यहाँ पे आपके कारण चर्चा किए कि ताइपिंग विद्रोह क्यों विफल हुआ और इसके बाद जो है चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, चीन में परिवर्तन में पूंजीपति यानी बुर्जुआ वर्ग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी चीन में जो परिवर्तन हुए उसमें पूंजीपति यानी कि बुर्जुआ वर्ग की क्या भूमिका थी, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो चीन का आधुनिक इतिहास कई बड़े परिवर्तनों से भरा हुआ है। इन परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग ने निभाई। चीन में वर्ग मुख्य रूप से व्यापारियों, उद्योगपतियों, बैंक मालिकों और निवेशकों से बना था। इनकी भूमिका हम लोग 3 चरणों में समझ सकते हैं: साम्राज्यवादी काल में, राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान और समाजवादी परिवर्तन के बाद। तो साम्राज्यवादी चीन में पूंजीपति वर्ग का उदय कैसे हुआ? 19वीं सदी में जब पश्चिमी देशों के साथ चीन का संपर्क बढ़ा, तब चीन ने नए आर्थिक अवसर पैदा किए। मशीन आधारित उत्पादन, व्यापार का विस्तार और विदेशी कंपनियों की उपस्थिति से एक नया राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग बनाना शुरू किया। इस वर्ग ने चीन में उद्योगों, मिलों, परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में शुरुआती विकास किया। हालांकि इसे 2 तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहली चुनौती थी विदेशी पूंजी का दबाव, जो चीनी व्यापारियों को खुलकर विकसित नहीं होने देती थी। इसके बाद चीनी सामंती शासन, जो उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सक्षम नहीं था। फिर भी इस वर्ग का उदय चीन में नए प्रकार की आर्थिक और राजनीति चेतना लेकर आया था। इसके बाद राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका। तो 1911 की क्रांति में सहयोग। 1911 की सिनाई क्रांति, जिसने सम्राटी शासन को समाप्त किया, में पूंजीवादी 1911 की क्रांति में सहयोग। 1911 की सिनाई क्रांति, जिसने सम्राटी शासन को समाप्त किया, में पूंजीपति वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने क्रांतिकारियों को आर्थिक और सामाजिक समर्थन दिया। सामाजिक समर्थन दिया क्योंकि वे पुरानी व्यवस्था को विकास के रास्ते में बाधा मानते थे। यानी 1911 की जो क्रांति हुई उसमें भी जो है पूंजीपति वर्ग का ही योगदान था। इसके बाद राष्ट्रवादी सरकार कुओमिंतांग के साथ संबंध। तो 1920 से 30 के दशक में यह वर्ग कुओमिंतांग यानी केएमटी का आर्थिक आधार बन गया था। पूंजीपतियों ने उद्योग को और व्यापार को बढ़ाने में मदद की। कुछ लोगों ने राष्ट्रवादी सेना और सरकार को आर्थिक सहायता भी दी। हालांकि केएमटी की भ्रष्टाचार भरी नीतियों और विदेशी कंपनियों के प्रति नरमी से यह वर्ग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी का संबंध। इसके बाद है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के साथ संबंध। पूंजीपतियों और कम्युनिस्टों के बीच संबंध जटिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद को समाजवाद की असमानता का मूल मानती थी, लेकिन एंटी जापानी युद्ध के दौरान सीसीपी ने राष्ट्रीय पूंजीपतियों के साथ एकता मोर्चा बनाया।
यानी पहले तो क्या करता, जो सीसीबी पार्टी थी वो क्या करती थी, वो जो है पूंजीपतियों को समाज की असमानता का मूल कारण मानती थी। लेकिन जब एंटी जापानी युद्ध हुआ तो सीसीपी ने राष्ट्रीय पूंजीपतियों के साथ एकता मोर्चा बनाया। व्यापारियों ने युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुएं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इस सहयोग से पूंजीपति वर्ग को राष्ट्रीय विकास का स्तंभ कहा जाने लगा। इसके बाद है जनवादी चीन, यानी 1949 के बाद, यानी चनवादी। इसके बाद है जनवादी चीन की भूमिका। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित होने के बाद पूंजीपतियों के सामने नया दौर आया। समाजवादी पुनर्निर्माण में योगदान। नई सरकार ने राष्ट्रीय पूंजीवाद को एक जरूरी पड़ाव माना। उद्योगपतियों को राज्य के साथ मिलकर फैक्ट्रियां चलाने की अनुमति दी गई। 1950 से 55 के बीच कई निजी कंपनियां राज्य नियंत्रित संयुक्त उद्यम में बदल गईं। इससे उद्योगों में स्थिरता आई और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे पूंजीवाद का अंत। 1956 तक लगभग सभी निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। पूंजीपति वर्ग को सम्मानजनक मजदूरी तो दी गई, पर सत्ता और निर्णय राज्य के हाथ में आ गए थे। इस वर्ग की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन आर्थिक अनुभव का उपयोग देश के विकास में किया जाता रहा है। इसके बाद सुधार और उदारीकरण। 1978 के बाद माओ काल के बाद देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक सुधार किए। निजी व्यापार उद्योगों को फिर से अनुमति मिल गई। नए उद्यमी, निवेशक और उद्योगपति उभर कर आए। इस नए दौर के पूंजीपति वर्ग ने चीन को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, निर्यात आधारित उद्योग लगाए गए, तकनीकी नवाचार को अपनाया गया और रोजगार का सृजन किया गया। चीन का आधुनिक आर्थिक चमत्कार काफी हद तक इसी नए बुर्जुआ वर्ग के योगदान का परिणाम है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। चीन में परिवर्तन की प्रक्रिया में पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग की भूमिका बहुमुखी रही। साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष से लेकर औद्योगिक विकास तक, राजनीतिक क्रांतियों से लेकर आर्थिक सुधारों तक, इस वर्ग ने अपने अपने समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी ने पारंपरिक पूंजीवादी ढांचे को सीमित कर दिया, पर आधुनिक चीन की प्रगति और आर्थिक वृद्धि में पुराना और नया दोनों पूंजीपति वर्ग निर्णायक साबित हुआ था। यहां पर हमने ये प्रश्न भी कवर कर लिया है कि चीन में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन में पूंजीपति यानी बुर्जुआ वर्ग की क्या भूमिका रही थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, चीन में मार्क्सवाद के उदय के योगदान देने वाले घटनाक्रमों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो है चीन में मार्क्सवाद का उदय कैसे हुआ, किस घटनाक्रम में हुआ, उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। तो चीन में मार्क्सवाद का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने मिलकर इसे एक उपयुक्त विचारधारा के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने चीन में मार्क्सवाद के विकास और स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया। तो साम्राज्यवादी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव और राष्ट्रीय अपमान ने क्या किया, मार्क्सवादी विचारधारा को बढ़ाया। 19वीं सदी के मध्य में चीन लगातार विदेशी शक्तियों के आक्रमण, संधियों और आर्थिक शोषण का शिकार हुआ। अफीम युद्ध, नॉन किंग संधि, बक्सर विद्रोह के बाद लगाई गई भारी क्षतिपूर्ति ने चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। इन घटनाओं ने चीनी जनता में यह समझ पैदा की कि पुरानी अर्थव्यवस्था यानी पुरानी जो व्यवस्था है वो विदेशी शक्तियों का मुकाबला करने में असफल हो चुकी है। लोगों को नई विचारधारा की तलाश थी और मार्क्सवाद ने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की स्पष्ट दिशा दी थी, इसलिए तेजी से लोकप्रिय हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है चिंग वंश का पतन और राजनीतिक अस्थिरता। 1911 की सिनाई क्रांति के बाद चिंग वंश का अंत हो गया, लेकिन चीन में स्थिर सरकार स्थापित नहीं हो सकी। युआन सिखाई की तानाशाही और उसके बाद युद्ध सरकारों के बीच संघर्ष से जनता बेहद त्रस्त हो गई थी। इस अराजकता ने यह साबित किया कि केवल सामंती व्यवस्था को हटाने से समस्या हल नहीं होगी। देश को एक नई और वैज्ञानिक राजनीतिक विचारधारा की जरूरत है, जिसे मार्क्सवाद पूरा कर सकता था।
यानी जिस समय चीन में सारे परिवर्तन चल रहे थे, उस समय जो है मार्क्सवादी विचारधारा भी अपने चरम पर थी। इसके कारण जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा जो है चीन में प्रवेश कर गई। ठीक है। इसके बाद 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव। रूस की समाजवादी क्रांति दुनिया के लिए एक बड़ी घटना थी। इस क्रांति ने पहली बार दिखाया कि मार्क्सवाद केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहार में भी लागू किया जा सकता है। चीन के युवाओं, बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों पर इस क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि अगर रूस जैसा पिछड़ा और विशाल देश समाजवादी क्रांति कर सकता है तो चीन भी कर सकता है। इसके बाद नई संस्कृति आंदोलन। तो नई संस्कृति आंदोलन ने चीन के युवाओं को आधुनिक विचारों, लोकतंत्र, विज्ञान, समानता की ओर आकर्षित किया। पुरानी कन्फ्यूशियसवादी सोच की आलोचना हुई। इस आंदोलन में भाग लेने वाले बुद्धिजीवी जैसे चेन तुशुई, ली दाजाओ ने मार्क्सवाद को आधुनिक तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में प्रचारित किया। नई सोच की खोज में लगे हुए युवाओं के लिए मार्क्सवाद एक आशाजनक समाधान के रूप में उभरा था। इसके बाद मई चौथी आंदोलन यानी वर्साए। इसके बाद है मई चौथी आंदोलन। तो वर्साए संधि में चीन के हक का जापान को सौंपा जाने वाला। मई चौथी आंदोलन। वर्साए संधि में चीन के हक का जापान को सौंपा जाना चीनी युवाओं और जनता के लिए बड़ा सदमा था। देश भर में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए। इस आंदोलन ने दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला काम किया, राष्ट्रवाद को मजबूत किया और मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार तेज किया। क्योंकि इस आंदोलन के दौरान बुद्धिजीवियों को लगा कि केवल देशभक्ति से काम नहीं चलेगा बल्कि एक मजबूत वैचारिक आधार भी चाहिए, जो मार्क्सवाद ने प्रदान किया। चीनी बुद्धिजीवियों की भूमिका इसमें रही। चेन टूसियू, ली दाजाओ, माओ जेदोंग जैसे विचारकों ने मार्क्सवाद को चीन की परिस्थितियों में ढालकर प्रस्तुत किया। उन्होंने लेख लिखकर, अध्ययन समूह बनाकर और युवाओं को जोड़कर मार्क्सवाद को एक जन आंदोलन का रूप दिया। उनके प्रयासों से मार्क्सवाद पुस्तक का विचार नहीं रहा बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान बनकर सामने आया। इसके बाद आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानता। चीन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। किसान जमीन के अभाव से पीड़ित थे। मजदूरों का शोषण होता था। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही थी। मार्क्सवाद ने इस समस्याओं का स्पष्ट समाधान प्रस्तुत किया। शोषण का अंत, भूमि सुधार, मजदूर किसान एकता और वर्ग संघर्ष। इसलिए विचारधारा मजदूरों, किसानों और युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो गई। यानी हुआ क्या, हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि चीन में मार्क्सवाद के उदय के योगदान देने वाले घटनाक्रमों का विश्लेषण कीजिए। यानी चीन में जो मार्क्सवाद आया वो कैसे आया उसके बारे में हमको चर्चा करनी थी। तो सबसे पहले काम क्या हुआ था? साम्राज्यवादी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव और राष्ट्रीय अपमान के कारण जो है मार्क्सवाद चीन में आया। इसके बाद उधर चिंग वंश का पतन हुआ और राजनीतिक स्थिरता के कारण जो है उनके पास कोई समाधान नहीं था, तो वो सीधे किधर चले गए? मार्क्सवाद की ओर चले गए। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव भी जो है मार्क्सवाद को चीन में लाने में सहयोगी था।
इसके बाद नई संस्कृति आंदोलन हुआ, मई चौथी आंदोलन हुआ, चीनी बुद्धिजीवियों की भूमिका रही इसमें। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। कुल मिलाकर चीन में मार्क्सवाद का उदय कहीं ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों का परिणाम था। विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न हुए राष्ट्रीय अपमान, राजनीतिक अस्थिरता, रूसी क्रांति की प्रेरणा, नई संस्कृति और मई चौथी आंदोलन की वैचारिक जागृति, बुद्धिजीवियों की सक्रिय भूमिका तथा आर्थिक सामाजिक शोषण, इन सभी ने मिलकर चीन में मार्क्सवाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। इन्हीं परिस्थितियों के बीच चीन की जनता ने मार्क्सवाद को एक वैज्ञानिक, क्रांतिकारी और व्यापक समाधान के रूप में अपनाया, जिसने आगे चलकर चीन की राजनीतिक और समाज को गहराई से प्रभावित किया। यानी आगे चलकर उसने क्या किया, राजनीति यानी पॉलिटिक्स और समाज यानी कि सोसाइटी को जो है गहराई से प्रभावित किया। तो ये आपके कुछ दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर आपको जो है क्लास की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।